इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 11। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्यू पोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो हेडिंग लगाते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इक्यू पोटेंशियल सरफेस, देखो नेम से ही मालूम पड़ रहा है इक्यू पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल का एक सरफेस, मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, उस सरफेस को हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख दो, अ सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स is called equipotential surface। एक ऐसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। अगर कहता है गिव द वन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, एग्जांपल पूछता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, देखो इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा। the surface of a charged conductor, ये कंडक्टर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कंडक्टर। द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर फॉर एनी शेप एंड एनी साइज, किसी भी शेप का हो किसी भी साइज का हो। द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं कि कोई भी कंडक्टर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखो इसके लिए गॉस लॉ में हमने पढ़ाया था आपको एक पॉइंट क्या पढ़ाया था, जरा ध्यान देते हैं कि कोई कंडक्टर है, जैसे मैंने यहां पे स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, सॉलिड कंडक्टर फॉर एनी शेप का ले लो, किसी भी शेप का ले लो, कोई कंडक्टर है, तो किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक पॉइंट तो ये था, अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू 0 होती है। अगर ये सॉलिड कंडक्टर लिया है तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज की वैल्यू 0 है और ये चार्ज सारा आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने ये भी प्रूव किया है गॉस लॉ में कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है फॉर एनी शेप और एनी साइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर 0। तो यहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। एक तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि इनसाइड दी कंडक्टर पोटेंशियल, V का नाम यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ये प्रूव भी किया था हमने कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इनसाइड दी कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इनसाइड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। सेंटर पर भी इतना ही होता है, ये प्रूव करके दिखाया था। फिर भी अगर आप इसे और समझना चाहते हो तो देखो इस वाले फॉर्मूले से समझ सकते हो जो हमने कल ही पढ़ा है, E इज इक्वल टू -k dV ओवर dr। यहां ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये उन दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है जिन दो पॉइंट के बिटवीन ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे दो पॉइंट ले लें इस कंडक्टर के अंदर A और ये B, तो A और B का ये dV क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों पॉइंट वेरी क्लोज हैं इसलिए dV लिख दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। इसे लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये ए बी पॉइंट का पोटेंशियल है, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है और डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये डीवी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो होता है। तो इफ अगर ई जीरो है, ये गॉस लॉ में प्रूव कर चुके हैं, ई जीरो है, तो यहां से अगर जीरो पुट कर दें इस फॉर्मूले में तो माइनस का dv ओवर dr और इसका से मल्टीप्लाई, तो dv इज इक्वल टू जीरो और dv की जगह पे लिख सकते हैं vb माइनस va इज इक्वल टू जीरो। दैट इज b पॉइंट का पोटेंशियल और a पॉइंट का पोटेंशियल कैसा आया, इक्वल। तो एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। तो जानते हो इनसाइड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल कांस्टेंट है और किसके बराबर है, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है। तो इसीलिए सरफेस के पोटेंशियल और इनसाइड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। कोई भी कंडक्टर फॉर एनी शेप एंड एनी साइज, यहां मैंने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जरूर बताया है, लेकिन किसी भी शेप का कंडक्टर है तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी और एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और किसके बराबर होगा, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एनी शेप एंड एनी साइज। ठीक है, ये समझ में आया? एक एग्जांपल दिया हमने, समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जांपल को। वैसे याद करना होता है, एग्जांपल याद करो। दूसरा है प्रॉपर्टी, आगे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है उस पर ध्यान दें। जैसा कि अभी मैंने प्रूव किया, बताया आपको, एक्सप्लेन किया कि किसी भी शेप का कोई भी कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल तो सेम होता है, लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप पर। कंडक्टर की शेप पर अगर हमारा जो कंडक्टर है ये स्फेरिकल शेप का है, स्फीयर है, स्फीयर है, कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, ऐसे लिख देते हैं, कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल तो सेम होगा, लेकिन इस कंडक्टर को चार्ज देंगे तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है। हर प्लेस पर इस पर चार्ज जो होगा सरफेस पर वो यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा। अगर वो स्फेरिकल शेप का है तो ये क्यों, समझ में आया? एक, लेकिन अगर इसमें आपका चार्ज एक कंडक्टर इस टाइप का है, जैसे हमने एक नुकीला पॉइंट बना लेते हैं, शार्प पॉइंट, ऐसे एक शार्प पॉइंट बना दिया है ना, ये कोई कंडक्टर है हमारा, ये क्या है आपका, कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को चार्ज करें तो इसके एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल तो सेम होगा, चाहे किसी भी शेप का कंडक्टर हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के एवरी पॉइंट पर सेम होता है, बट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सरफेस पर वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इस वाले केस में शार्प पॉइंट पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, ये जो शार्प पॉइंट है, नुकीला पॉइंट है, यहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा एज कंपेयर टू फ्लैट पोर्शन। तो हम ये कह सकते हैं कर्व्ड पोर्शन पर चार्ज ज्यादा होता है और फ्लैट पोर्शन पर चार्ज कम होता है। तो यहां जो शार्प पॉइंट, जितना शार्प पॉइंट होगा, नुकीला पॉइंट होगा, वहां पर चार्ज ज्यादा होगा। सर क्यों? तो इसमें एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं और चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें कौन सी डेंसिटी आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी हमने कहां पढ़ा, गॉस लॉ में। गॉस लॉ में मैंने बताया कि तीन तरह की चार्ज डेंसिटियां होती हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से डिनोट करते थे। अगर चार्ज सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो चार्ज तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो एक बात बताओ, जहां एरिया कम होगा, स्मॉल होगा, वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, लार्ज होगी। तो बताओ यहां पे फ्लैट पोर्शन का एरिया कम होगा या शार्प पॉइंट का सरफेस एरिया,
तो शार्प पॉइंट का सरफेस एरिया कम होता है, और सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी शार्प पॉइंट पर इस जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, लार्ज। और जो फ्लैट पोर्शन है वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कैसी होगी, स्मॉल है। इसीलिए चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी जहां ज्यादा है दैट मींस चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज का अमाउंट है वो ज्यादा है, और यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल है तो इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में चार्ज कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसीलिए यहां चार्ज ज्यादा है और यहां चार्ज कम है। लेकिन इस जगह पे देखें तो सरफेस एरिया सब जगह पर कैसा है, सिमिलर है, और सिमिलर है स्फेरिकल शेप का है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सब जगह पर सेम होगी, है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों ही है। सरफेस के इसके भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, और यहां पे भी पोटेंशियल और यहां पे भी पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। दोनों कंडक्टर के सरफेस और पोटेंशियल सेम होने वाला है। बट ये समझ में आ गया आपको पूरा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें, सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसकी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ता। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को मूव कराएं तो हमें कोई वर्डन नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता, देखो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये हमारा लेट कर लेते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे एक क्या रखा है, मान लो एक पॉइंट चार्ज रखा है ये जगह पर, और ये सेंटर पर रखा है, और ये स्फीयर है। ये क्या है, स्फीयर है। इमेजिन कर लिया ये कोई कंडक्टर नहीं है, अब ये जो स्फीयर बनाया है ये कोई कंडक्टर नहीं है, है ना। बस मैंने एक इमेजिन कर लिया एक स्फीयर है और उस स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज प्लेस्ड है। ये कोई कंडक्टर वंडक्टर नहीं बोल रहा हमने, ठीक है। अब एक बताओ, तो इस सरफेस पर, इस स्फीयर के सरफेस पर ए पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, ए का और बी का पोटेंशियल सेम होगा क्या, नहीं, तो सेम होगा, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा है सेंटर पर, और ये एक इमेजिन किया हुआ सरफेस है। कैसा है शेप का, स्फेरिकल शेप का है, तो स्फीयर के सरफेस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला मालूम होगा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर कितनी डिस्टेंस पर है भाई, Q चार्ज ए पॉइंट से R डिस्टेंस पर है, तो Q ओवर R। ऐसे B पॉइंट पे निकालेंगे तो B पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना आएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, तो Q ओवर R। तो A पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो ये सरफेस कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। कैसा हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस जगह पर ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। एक एग्जांपल ले लिया। अब हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख लें, कौन सी जगह पर, Q0 पर, और इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव कराने में बर्डन निकालो। ए से बी तक मूव कराने में कितना बर्डन करना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव करने में कितना बर्डन करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज Q0 को। तो फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, W वर्क डन इन मूविंग Q0 फ्रॉम A टू B। तो W A टू B यहां पे क्या आता है, मूविंग चार्ज, जो कि टेस्ट चार्ज है। A से B मूव कर रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, और देखो ए और बी का पोटेंशियल कैसा, सेम। तो अगर ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा तो यहां से वर्डन निकालेंगे ए टू बी, तो Q0 ये कितना सेम है तो 0 हो जाएगा। ये ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा तो आप यहां लिखोगे बीबी माइनस के बीबी, और बीबी से बीबी कैंसिल, तो कितना वर्डन आया ए से बी तक मूव कराने में, 0। तो यहां से एक प्रूफ हो गया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ता है, 0। ठीक है,
ये पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, समझ में आया? दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, देखो तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम इसकी पढ़ें, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम ध्यान देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। देखो पहले मैं थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले एक पॉइंट पूछना चाहता हूं आपसे, इसमें कोई गलती दिखाई दे तो मेरे को बताना कि सर ये ऐसे नहीं होगा। देखो लेट कर लिया कि हमारे पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक स्फीयर बना रहा हूं, ये एक स्फीयर बनाया मैंने और लेट कर लिया कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई, ये गिवन है कि हमारा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये गिवन है कि ये सरफेस जो दिख रहा है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, अच्छा इस पे कोई दो पॉइंट लेट कर लो, वेरी क्लोज मान लो, लेकिन थोड़ा सा दूर दिखा देता हूं, ए और बी। तो ये बताओ इन दोनों पॉइंटों अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये वी ए और वी बी इक्वल, एक पॉइंट बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छा अब एक फॉर्मूला याद है आपको, E इज इक्वल टू माइनस के डीवी ओवर डी आर। ये फॉर्मूला जानते हो कब वैलिड होता है? ये तब वैलिड होता है जब थीटा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट डी आर कितना हो? 0 डिग्री। दैट मीन्स ई और डी आर की डायरेक्शन कैसी हो? सेम। ई और डायरेक्शन डी आर की डायरेक्शन सेम हो। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको, डीवी इक्वल टू माइनस का ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। यहां अगर डॉट प्रोडक्ट खोले तो माइनस का ई डी आर कॉस थीटा होता है। ये एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर थीटा हम 0 पुट कर दें तो डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डी आर, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहां से ई निकालें तो माइनस का डीवी ओवर डी आर। ये देखो, ये थीटा 0 तो थीटा किसके बीच में एंगल है? ई और डी आर के बिटवीन। तो ई और डी आर की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है? ठीक है, ये पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं। अच्छा अब एक बात बताओ कि डीवी का नाम क्या था? यहाँ पे डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो मान लो ये डीवी ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डीवी का नाम क्या था? और डी आर, जिन 2 पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी, उन्हीं 2 पॉइंट का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डीवी पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसे लिखना चाहें तो मान लो आपका मूव कहां से कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, तो ये डी आर की डायरेक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट डी आर। ए से बी मूव कर रहा है, एक टेस्ट चार्ज है वो मूव कर रहा है ए टू बी, है ना, तो डी आर की डायरेक्शन ये हो गई। तो डीवी ए से बी मूव कर रहा है तो फाइनल माइनस इसे लिखते हैं, तो वीवी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना 2 पॉइंट्स का डीवी, और वीवी माइनस वी ए यहां पे बराबर है ए और बी का पोटेंशियल, तो डीवी कितना आएगा भाई? तो डीवी आएगा 0। तो ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई करने वाले कोई से भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो 0 ही तो आएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अब इस फॉर्मूले में जाओ, अगर डीवी 0 है इन दोनों पॉइंटों का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन दिखा दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डी आर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सेम। तो हम इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा देते हैं, तो ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और इस डायरेक्शन को देख रहे हो तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है। कैसी है? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है, ई की डायरेक्शन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल ही तो है, तो पैरेलल है, तो आप यहां पर ई पैरेलल कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है। ई की डायरेक्शन ऐसे क्यों दिखाई? क्योंकि ई की और डी आर की डायरेक्शन कैसी होती है? सेम। पार्टिकल ए से बी मूव किया था हमारा, तो डी आर की डायरेक्शन ये रही, तो जो डायरेक्शन डी आर की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम लगा दें इस वाले कंडीशन में, तो ई पैरेलल इज इक्वल टू डीवी की वैल्यू कितनी? 0 माइनस का ओवर डी आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है? 0। तो इसमें कोई शक है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। या आप उल्टा कर लो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको ऐसे भी सोच सकते थे। अगर उल्टा करते तो आप उल्टा कैसे करते कि अगर ई पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल वाला है वो 0 है, देन ई बराबर माइनस के डीवी ओवर डी आर। तो ई की वैल्यू 0 पैरेलल वाला, तो माइनस का डीवी ओवर डी आर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से डीवी कितना आएगा 0। व्हाट द नेम ऑफ डीवी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? बीवी माइनस वी ए बराबर 0। तो दैट इज आप लिख सकते हो कि बी और ए का पोटेंशियल सेम तो होना ही चाहिए, क्योंकि सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सरफेस कैसा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। समझ में आया? तो आप ऐसे भी कह सकते हो, पर ये वाला पॉइंट समझ में आया पहले? तो ये कोई एक पॉइंट हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गई एक तरह से, कि इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। मैंने प्रूव करके दिखाया है आपको। इसमें कोई समझ में नहीं आया तो पॉइंट बताओ। ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, सीधा सीधा तो दिखाई दे रहा है, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। वाई? क्यों? तो देखो, एक तो होता है वो रीजन पूछता है, और एक कहता है प्रूव करके दिखाओ। तो अगर प्रूव करने की कहता है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, और रीजन पूछता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होती हैं, तो रीजन पूछता है तो हम ये कहेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। यही रीजन है, इसी को लिख दो, ये रीजन है। पर समझ में तो नहीं आया कि इसके 0 होने से, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगी? तो जरा समझते हैं। एक बात बताओ, दूसरा पॉइंट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना लिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो 100% होना चाहिए ऐसे। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ये मैंने प्रूव करके दिखाया है, ये होना चाहिए अगर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे है ना। मान लिया कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरह से है, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ना होके ऐसे होता तो प्रॉब्लम क्या है? तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करें, ये वाला, और ये कौन सा कंपोनेंट है भाई? पैरेलल वाला। तो ये एंगल मान लो थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा? ई कॉस थीटा। दैट मीन्स ये कौन सा कंपोनेंट आया? पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये वाला। क्या ये 0 है? तो ये 0 नहीं है, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ 30 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी हो सकती है। लेकिन 30 डिग्री, 45 डिग्री कुछ भी लिखेंगे तो ई पैरेलल 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आया जो कि, तो फिर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं बोल सकते आप इसे भाई। ई पैरेलल जो होता, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैरेलल वाला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तभी वो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल है भाई। इक्विपोटेंशियल माना था तभी तो सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला 0 आ रहा था। तो यहां पर ये कंपोनेंट 0 नहीं आ रहा, और 0 नहीं आ रहा तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसा। अगर आप कैसा कर लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसा है ये? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर कर देते थे, ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है। अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है
तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट आएगा अब आएगा E cos 90, दैट मीन्स E पैरेलल वाला कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहना चाहिए, ये हमने प्रूव करके दिखाया। तो इसमें जीरो पैरेलल है क्या, पैरेलल जीरो है क्या, तो देखो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो E पैरेलल जो आया है यहाँ पे E पैरेलल इस जगह पर cos 90 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो आ रहा है, तो जीरो आ रहा है तो होना ही जीरो चाहिए था, हमने प्रूव करके दिखाया। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। अब लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। तो हमने ये प्रूव करके दिखाया है यार कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ए और बी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो यहां से अगर डीवी की वैल्यू पुट कर दें जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है पैरेलल वाला वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है यार, पैरेलल वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होता है। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल वाला, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस वाले केस में पॉसिबल है जीरो होना। यहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला कितना आ रहा है, जीरो। लेकिन अगर परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, तो ये कंपोनेंट जो पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं आ रहा है। और जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में चलने पर, ए से बी की तरफ चलने पर, अगर ई जीरो नहीं आए तो इस फॉर्मूले को देखो, अगर ई जीरो नहीं है, अगर ई जीरो नहीं होगा तो डीवी भी जीरो नहीं होगा, और डीवी जीरो नहीं हुआ तो बी और ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी जीरो नहीं होगा, तो ए और बी का पोटेंशियल भी बराबर नहीं होगा। भाई ये जीरो होने से बी और ए का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तभी तो ये जीरो हुआ। डीवी जीरो कब हुआ, जब ए और बी का पोटेंशियल सेम था, तभी तो जीरो हुआ। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है जीरो नहीं है तो इसका मतलब है ए और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है, और ए और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो हम तो इस सरफेस को कैसा मान के चल रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस मान के चल रहे हैं ना, और इक्विपोटेंशियल सरफेस मान के चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल जीरो नहीं आ रहा, और जीरो नहीं आ रहा है तो हमें तो जीरो चाहिए, और जीरो है तो इसमें जीरो नहीं आ रहा है इसीलिए पॉसिबल नहीं है, और इसमें जीरो आ रहा है इसीलिए पॉसिबल है। अरे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए लिख दिया यार, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जीरो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये प्रूव करा है। तो पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल कहां चेंज हो रहा है, बराबर है। दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर ये जीरो है तो जीरो तभी पॉसिबल है पैरेलल वाला कंपोनेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इसीलिए ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझ में आया। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं हम, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। वाई, क्यों नहीं करते? अगर क्वेश्चन पूछता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते, एक्सप्लेन करो, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, तो जरा समझो, बहुत इजी है ये भी। मान लो कि हमारे पास एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये दोनों मान लो ऐसे बना देते हैं। अब ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे कर रहे हैं। तो हम लेट कर लेंगे इनिशियली कि अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी इंटरसेक्ट करने से, है ना। तो मान लो कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें,
तो देखो इस वाले को इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 बोल रहा हूं, इस वाले को इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 बोल रहा हूं। तो अभी भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो अगर हम इस सरफेस के इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो हमें ऐसे बनानी पड़ेगी, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर। भाई ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे तो जाएगी, है ना। तो ए बना दी, लेकिन क्या इस सरफेस के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये भी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस जगह पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्या इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं? तो नहीं है। लेकिन अगर हम इस वाले सरफेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं। लॉ ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, तो ऐसे बनाएंगे। तो इस सरफेस के तो ये परपेंडिकुलर हो गई, क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर है? तो नहीं है। तो देखो इस जिस जगह पर ये दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम इसके लिए परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ऐसे हो गई, और इसके लिए बनाते हैं तो ऐसे हो गई। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ गई, और दो डायरेक्शन आई कौन से पॉइंट पर आई? इंटरसेक्शन पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है लेकिन इसके नहीं है, और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलर है लेकिन इसके लिए नहीं है, और इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐसा हो रहा है। इसीलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते? इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यही आंसर लिख देंगे हम। देखो इस तरह से आंसर लिख सकते हो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट देन at point of intersection, a point of intersection there will be two direction of electric field. This is not possible. तो दो डायरेक्शन होने पर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस सरफेस के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे करते हैं, और इस सरफेस के लिए करेंगे तो ऐसे करेंगे, तो दो डायरेक्शन हो गई। लेकिन ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये वाली जो डायरेक्शन है इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर है लेकिन इसके नहीं है, लेकिन ये वाली डायरेक्शन इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर है लेकिन इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दो डायरेक्शन हो जाएंगी इंटरसेक्शन पॉइंट पर, दोनों सरफेस के दो डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस मतलब दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, हेंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट। आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। देखो अगली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन से एक प्रॉपर्टी बनेगी फिर, है ना। उसी पर बहुत सारे हम फिर क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच करेंगे। इस पॉइंट को ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है ये। फिगर शोज लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो देखो ये एक लाइन है आपकी, और इस पर पोटेंशियल कैसा है? कांस्टेंट है। इसके एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल 40 वोल्ट है। ये दूसरी लाइन है, इसके एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल, इस सरफेस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल 30 वोल्ट है। पोटेंशियल है, ये क्या है? पोटेंशियल बोल रहा है। ये 40 वोल्ट पोटेंशियल है, ये इस सरफेस का पोटेंशियल है, एवरी पॉइंट का सेम 30 वोल्ट। कांस्टेंट पोटेंशियल्स, इसका कांस्टेंट पोटेंशियल है कितना? 20 वोल्ट। और ऐसे इसका कितना कांस्टेंट पोटेंशियल है? इसके एवरी पॉइंट पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है नहीं। द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल आर इंडिकेटेड, तो पोटेंशियल इंडिकेट कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि आउट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड वेयर इज इट मिनिमम। किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर मिनिमम होगी। तो ये बताओ, इस वाले सरफेस और इस सरफेस के बिटवीन पोटेंशियल में डिफरेंस कैसा है? 10 वोल्ट। 40 माइनस के 30, पोटेंशियल में डिफरेंस कह रहा हूं तो 10 वोल्ट, और इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट, और इन दोनों के बीच में 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे डीवी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डीवी दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? कांस्टेंट। इन दो के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो कांस्टेंट है, इन दो के बीच में देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट कितना है? 40 माइनस के 30 10, 30 माइनस के 20 10, 20 माइनस के 10 10, तो 10 वोल्ट है भाई पोटेंशियल डिफरेंस डीवी एवरी इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो
तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस के dv ओवर dr। अगर dv पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट तो E प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर dr। ये माइनस साइन मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, याद करो कि माइनस साइन केवल ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है ओनली, और कुछ नहीं इंडिकेट करता। तो ये रिलेशन ये हो गया। तो यहां पे dr जितना ज्यादा होगा, dr क्या है, जिन दो पॉइंटों के बिटवीन ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो इन दोनों सरफेस के बीच में ये dr हो गया, तो यहां dr ज्यादा है, या फिर इन दोनों के बीच में dr ज्यादा है, या इन दोनों के बीच में dr ज्यादा है। देखो ये dr कौन सा ज्यादा है, गैप कौन सा ज्यादा है, तो हम देखेंगे तो यहां पे dr ज्यादा, तो यहां dr ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इसलिए R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मिनिमम एट पॉइंट R, इस बेसिस पर बोला एक। और मैक्सिमम कहां होगा, जहां पे dr स्मॉल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो dr यहां पे स्मॉल है इन दोनों पोटेंशियल के बिटवीन, है ना। तो dr जो है इन दोनों सरफेस के बीच में कम है, और सरफेस के बीच में कम है, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे होगी, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एट पॉइंट कौन सा, P। तो एक बताओ ये क्या चीज है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है भाई, इसके सरफेस पर एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट, और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके पर 20 वोल्ट है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके एवरी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 30 वोल्ट है। लाइंस ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इन अ रीजन, है ना, इसके पे 40 वोल्ट है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए हैं। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने क्लोज होंगे, पास होंगे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये जितने क्लोज होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कैसी होगी, मैक्सिमम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो एक पॉइंट समझ लीजिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्यादा दिखाई दे वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस को पास पास बनाइए, है ना। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम दिखाई दे वहां पर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को दूर दूर बनाइए। समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन हमें ये सिखाता है, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। समझ में आया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसे लिखते हैं हम। तो देखो हम इस प्रॉपर्टी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हमने लिख दिया, इसी वाली प्रॉपर्टी को हमने प्रॉपर्टी बना दिया कि जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिनिमम कहां है, जहां R वाले पॉइंट पर, और R के बीच में गैप कैसा है, ज्यादा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जितने ज्यादा दूरी पर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर कम होगी, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जितना पास होंगे, एक दूसरे के क्लोज होंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे होगी, मैक्सिमम। तो ये लिख दिया हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट, मतलब दूर दूर, इन द रीजन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते समय इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को खास ध्यान रखें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बना दीजिए, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, या इस आर्टिकल के हिसाब से बना सकते हो। इस वाले आर्टिकल को लिख सकते हो इसके नीचे कि जहां dr ज्यादा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बिटवीन गैप कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी बना दी। अब इसके बेसिस पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे स्केच करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना शुरू करते हैं, है ना। कैसे क्वेश्चन आता है वो बताते हैं। पहले ये मिटा दें। तो हेडिंग लगाएं, टू ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
पहला है फॉर एन आइसोलेटेड मतलब सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो स्केच कैसे करेंगे भाई पॉइंट चार्ज के लिए? तो देखो एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे, ये रहा प्लस के क्यू, है ना। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर, इस पॉइंट चार्ज को सेंटर मानकर एक स्पीयर ड्रॉ कर देंगे। स्पीयर, सर्कल नहीं, ठीक है, स्पीयर। तो ये आपका एक पॉइंट चार्ज माना और इसको सेंटर मान के मैंने एक स्पीयर ड्रॉ कर दिया। ये स्पीयर के सरफेस पर इमेजिन करा, इमेजिनरी सरफेस है इसीलिए डेड डैश बनाया है ना। क्या सरफेस है? इमेजिनरी स्पीयर है, और ये स्पीयर, ये चार्ज कहाँ रखा है? इसके सेंटर पर, है ना। ये स्पीयर है ना, स्पेरिकल शेप का है ना। तो इसके एवरी पॉइंट पे, सरफेस के एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई पॉइंट चार्ज है और उससे r डिस्टेंस में पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q ओवर r। ये तो इसकी सेंटर से इस वाले पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो r है, और इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस भी r है, इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस भी r है। तो किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे सरफेस पर, सरफेस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकालोगे सेम आएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अब हमें और एक और दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। ये तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो देखो अब दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जब बनाएंगे तो एक बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे, बी पे और सी पे, किस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के पास स्ट्रांग होगी या दूर जाने पे स्ट्रांग होगी? तो इस पास जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये लार्ज होगी, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जैसे जैसे इस चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चला जाएगा? वी को चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वी को चला जाएगा। दूर जाने पर इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/4πε0 Q ओवर r स्क्वायर। जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनाते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वी को चला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने पर वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनाते हैं। तो देखो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो इसको तो सेंटर मानना है, इसको ही, है ना। तो ये मैंने एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया। लेकिन जब तुम तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस को ये सेंटर होना चाहिए सबका, तीसरा बनाओगे तो गैप बढ़ जाएगा भाई। तीसरा ये बनाया तो अब देखो ये गैप बढ़ा दिया मैंने, इन दोनों के बीच में गैप कम है और इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा हो गया। ऐसा गैप क्यों बढ़ाया समझ में आया? क्योंकि जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से दूर चले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा होता है, इसीलिए गैप ज्यादा बनाया है मैंने। तो 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए मैंने। अभी इस सरफेस के एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, इस वाले सरफेस के एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा इससे। इसके सरफेस पर लाई करने वाले पॉइंट जैसे ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, तो ए का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, बी का उससे कम और सी का सबसे कम। लेकिन इस सरफेस पर लाई करने वाले एवरी पॉइंट का पोटेंशियल जैसे यहाँ पे पी मान लिया तो ए और पी का सेम, यहाँ पे के मान लिया तो बी और के का सेम, है ना। क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। क्लियर है? तो देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो इतना बनाने के बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और स्केच कर देते हैं। अगर कभी भी हमसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पूछता है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी स्केच कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज से कैसे होती थी स्केच करना आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने किसमें स्केच करी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। पॉजिटिव चार्ज से अवे और रेडियली आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज से अवे और रेडियली आउटवर्ड, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसमें
इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो ये सरफेस कौन से हैं? ये वाला, ये वाला और ये वाला। दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनाई हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर बनाई। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जानते हो कभी भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हो तो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये वाला, और दूसरा ये इस बात का भी ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपको इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये देखो, फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने आए तो आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर हमसे क्या कहता है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए, तो देखो इसमें पॉइंट सुनना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं? तो देखो हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो यार। इसमें कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लो यूनिफॉर्म। तो ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आपको जो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है वो इस तरह से ड्रॉ करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे हम? ऐसे एक सरफेस हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ऐसे। लेकिन इसमें गड़बड़ है, आपको ये चीज यहां से ऐसे कट करनी है, ऐसे। ये दिखाना है कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ऐसे। समझ में आया? इसका मतलब है देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे। देखो ये सरफेस हमारा इस तरीके से खड़ा हुआ, दैट मीन्स हम दिखाएं तो ऐसे है ये इलेक्ट्रिक सरफेस आपका, ऐसे। इस तरीके से नहीं है, क्योंकि इस तरह से सरफेस दिखाएंगे तो हमारा ये सरफेस के ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे नहीं है? परपेंडिकुलर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं ऐसे। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और यहां से निकल जाएंगी बाहर, तो वो दिखाई नहीं देंगी हमें बीच में से। दैट मीन्स ऐसे देखो आप, इस तरीके से ये दिखाई नहीं देंगी बीच में से, ये सरफेस से ढक गई है, इसीलिए हमने कट कर दी है उसको, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहो तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। एक पीछे पढ़ा था हमने कि अगर हम एक ऐसे एक क्या बना लें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें और यहां से हम ऐसे चले ए से बी, तो ये डी आर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ई, तो कितना एंगल है यहाँ पे? थीटा, 90 डिग्री है। तो इसमें फॉर्मूला लगाए हम dv इक्वल टू माइनस के ई डी आर कॉस थीटा। तो थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो कॉस 90, तो ये कितना हो गया? 0। dv ए से बी जा रहे हैं इसीलिए vv माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, तो बी ए इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ पर ए पॉइंट का और बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम। लेकिन यहाँ पे ये कैसी है? ये यहां से एक सरफेस पास करेंगे हम ऐसे, तो इसके एवरी पॉइंटों का पोटेंशियल देखो, यहां से ए और बी से पास होता हुआ एक सरफेस बना दो ऐसे, तो इसके ए और बी पर पोटेंशियल सेम नहीं है, और पोटेंशियल सेम है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। और ये जो सरफेस है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर है। तो ये तो बनाया है हमने, तो इसको ऐसे कट कर दीजिए, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट माने x और यहाँ पे एक पॉइंट माने y, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो x और y का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। यहाँ पे एक पॉइंट माने P और यहाँ पे एक पॉइंट माने M, तो P और M का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम, क्योंकि ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बट x और y में, x और P में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? x का ज्यादा होगा और P का कम होगा,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है। ये हाई पोटेंशियल पर होता है, ये लो पोटेंशियल पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर ये सरफेस इस तरह से है, ऐसे। समझ में आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ऐसे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अगर आप इसका प्लेन कहें कि इसका प्लेन कैसा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हो सकता है? वाई जेड प्लेन। भाई वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन है आपका। कौन सा प्लेन है ये इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है ये वाई जेड प्लेन है। वाई जेड प्लेन, प्लेन समझते हो? ये एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स, और तीन तरह का प्लेन होता है। एक एक्स वाई प्लेन बोल सकते हो आप। एक्स वाई प्लेन है तो इसके कौन सा परपेंडिकुलर होगा? कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी? जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगी। तो जिस प्लेन सरफेस के जेड एक्सिस परपेंडिकुलर हो वही एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन। और वाई जेड प्लेन है तो इसके कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी? एक्स एक्सिस। और एक्स जेड प्लेन है तो इसके कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर होगी? वाई एक्सिस। जैसे ये दिख रहा है, ये सरफेस आपको है ना, पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मालूम है। मान लो कि अगर हम यहां से खड़े हुए हैं और यहां से देख रहे हैं तो हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाते हैं। हम यहां से खड़े हुए और यहां से ऐसे देख रहे हैं जैसे बोर्ड की तरफ, तो ये एक्स एक्सिस है। और ये सामने वाला वाई एक्सिस है, ऐसे है ना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, है ना। अब तुम यहीं से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो ऐसे, एक्स वाई और जेड। अब बताओ, मैंने ये सरफेस बना दिया, इस सरफेस के कौन सा, इस वाले सरफेस के, सरफेस ये वाला है ना, इस सरफेस के कौन सा परपेंडिकुलर है? जेड एक्सिस। समझ में आया? और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन। अब कौन सा परपेंडिकुलर है? इस सरफेस के, इस वाले सरफेस के, इस वाले सरफेस के कौन सा परपेंडिकुलर? देखो कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है, ऐसे कर दें तो ऐसे करने पर अब कौन सी एक्सिस परपेंडिकुलर हो गई? अब आपकी वाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो रही है। भाई वाई एक्सिस ये रही, ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। उसके परपेंडिकुलर नहीं आ रही ऐसे। ये कौन सी एक्सिस? जेड, और ये एक्स। अब ध्यान रखना, ये एक्स, ये जेड और ये वाई। इस सरफेस के परपेंडिकुलर देखना है तो कौन से एक्सिस परपेंडिकुलर है? वाई। ये तो परपेंडिकुलर आ रही है, इसीलिए ये कौन सा है? एक्स जेड प्लेन। और इसके परपेंडिकुलर कौन सी है? इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। आया? ये वाई जेड प्लेन, तो ये वाई जेड प्लेन बनेगा हमारा। तभी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कैसे दिखाई है? अलोंग एक्स एक्सिस दिखाई। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे पॉइंट के लिए बहुत जरूरी था ये वाला पॉइंट जो प्लान बताया है। जो मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन कैसे आता है। देखो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे साइड में, describe the systematically the equipotential surfaces corresponding to a constant electric field in the z direction, है ना। ये हमसे कह रहा है कि इसके लिए स्केच करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ऐसे बना दिए। अब यहाँ जो कह रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं। दो पॉइंट का ध्यान रखना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होगा, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे। एक, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर हो। ठीक है, बस ये दो पॉइंट बना के कॉन्सेंट्रेट कर दो, बना दो डायग्राम जैसे हम पहले वाले पार्ट का बनाते हैं। अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अलोंग जेड एक्सिस है। तो देखो हमने ये जेड एक्सिस बना ली और इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। ये मैग्नीट्यूड में भी कैसी है? कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड में भी कैसी है? कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है सब जगह पर। अलोंग जेड डायरेक्शन में चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। अगर जेड डायरेक्शन में चलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, सब जगह पे सेम है ना। तो अब ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस बना दो ऐसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस है,
तो हमें कैसा बनाना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस? जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर। तो देखो ये हमारी जेड एक्सेस है आपकी ऐसे, ये जेड एक्सेस ऐसे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होना चाहिए वो जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे, और जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन कैसा होना चाहिए? एक्स वाई प्लेन होना चाहिए। ये एक्स वाई प्लेन होगा तभी तो आपका जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर होगा। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो जेड एक्सेस होता है। तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होना चाहिए उसका जो प्लेन होना चाहिए वो एक्स वाई प्लेन होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अलोंग जेड एक्सेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में बनाएं, जैसे हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बना दिया है ना, ये इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे ना है तो यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, और ऐसे बना दिया ये सरफेस। लेकिन देखो ये अगर जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर दिखाना है तो ये यहां से ऐसे कटा हुआ होना चाहिए, यहां से काट दो या नीचे से काट दो, देखो ऐसे है। तो देखो ये सरफेस हो गया, ये इस तरीके से है, इसमें से अंदर से निकला है ऐसे, ये वाला सरफेस एक्स वाई प्लेन हो गया है ना, इस तरीके से है ना, ये सरफेस एक्स वाई प्लेन हो गया, और ये बीच में से निकल गया तो दिखाई नहीं देगा, कटा हुआ। देखो पेन पूरा दिख रहा है क्या? उंगली से ढक गया है, ऐसे वो सरफेस से ढक जाएगा ऐसे, तो ये कटा हुआ नहीं है, यहाँ से पूरा लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है ऐसे। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका, ये कैसे बना दिया? एक्स वाई प्लेन ऐसे बना दिया, और जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर, एक्स वाई प्लेन के तो परपेंडिकुलर होता है जेड एक्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सेस के अलोंग है, इसीलिए ऐसे बनाया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो गैप होगा वो भी इक्वल होगा। तो जहां पे दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया अगर हम यहाँ पे, तो देखो ये मैंने दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये वाला, और यहां से फिर इसको कट कर दिया। इनके बीच की ये सेपरेशन, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए, इनके बीच की सेपरेशन ये डी बने। अगर हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तभी तो गैप के बारे में मालूम पड़ेगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है ना, जेड डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कांस्टेंट है सब जगह बराबर, मैग्नीट्यूड में बढ़ नहीं रहा है, अलोंग जेड एक्सिस चल रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, है ना। तो इसमें एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाए तो ये जो गैप होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये गैप D2 और यहाँ पे D1 और D2 इक्वल होना चाहिए, और इसका प्लेन XY प्लेन होना चाहिए, XY प्लेन होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ऐसे XY प्लेन होगा तो जेड एक्सेस XY प्लेन, इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर प्लेन XY होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जेड एक्सेस के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और गैप बराबर रखना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहाँ D1 D2 बराबर होना चाहिए। तो देखो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। लेकिन दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे जेड एक्सिस में चलेंगे, ऐसे चलेंगे ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो दैट मींस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जैसे ऊपर गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया, और ऊपर गए तो और बढ़ गया, और ऊपर गए तो और बढ़ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना। लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है। डायरेक्शन कैसी है? बट रिमेन्स इन अ कांस्टेंट जेड डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करें? तो बनेगा, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अभी भी अलोंग जेड एक्सिस है, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन अभी भी एक्स वाई प्लेन रहेगा, तभी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। एक पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया, जिधर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पर पास होनी चाहिए, तो इधर की तरफ गैप कम हो जाना चाहिए भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अब सेकंड बना रहा हूँ, ये बी पार्ट बना रहा हूँ, इसी में करेक्शन कर देता हूँ, है ना। तो आप इसको पास बना दीजिए बस ऐसे।
है ना, ऐसे। बाकी का वैसे ही रहेगा। प्लेन तो अभी भी एक्स वाई प्लेन रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, लेकिन अब इधर की तरफ चलने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा हुआ है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ, तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप कम हो जाएगा, तो D1 ज्यादा हुआ D2 से, यहाँ पास पास आ जाएंगे, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केच कर सकते हो। ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की कहता है तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, इस वाली कंडीशंस में। चले आगे देखते हैं। अगर कहता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच करिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड इक्वल हो चार्ज के और साइन कैसे हो, अपोजिट। उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच करिए। तो कैसे करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस स्केच, वो जरा देखते हैं। देखो, ये हमने ले लिया एक माइनस के क्यू चार्ज, और ये ले लिया हमने एक प्लस के क्यू चार्ज। ये माइनस के क्यू और ये प्लस के क्यू, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपसे कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कह सकता है, ये भी कह सकता है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन के 2 चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जरा सुनना हो अच्छी तरीके से जो मैं बोलूं। एक बार बताओ, ये माइनस के क्यू है, ये प्लस के क्यू है, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी या बिटवीन ज्यादा होगी? इन दोनों चार्ज के बाहर है ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है P, इसे A कह देता हूं, ये पॉइंट B है। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? तो चेक करते हैं। इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं इस पॉइंट A पर, तो टूवर्ड्स दिखाएंगे ऐसे E1। ये किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस के क्यू। प्लस के क्यू की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं, तो पॉजिटिव चार्ज से कैसा होता है अभी, तो ये E2 ऐसे। तो इस ए पॉइंट पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे E1 माइनस के E2। लेकिन अगर हम बी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं, तो नेगेटिव चार्ज की कैसे होती है, टूवर्ड्स, तो नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स कर दिया, देखो E1। और इस चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाएं, तो पॉजिटिव चार्ज से कैसा, अवे, तो इस चार्ज से अवे दिखाएं तो ऐसे तो आएगा अवे, इस चार्ज से अवे, ये E2 आ गया। अब इन दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी है, सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले बी पर, तो ऐड करेंगे। अब बताओ किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है, ए पे या बी पे? देखो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रही है, यहाँ ऐड हो रही है, तो सीधी सी बात है कि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और बी पर ज्यादा होगी। तो एक पॉइंट समझ लिया आपने क्या, कि अगर ये माइनस के क्यू है, ये प्लस के क्यू है, तो बी की तरफ मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है बिटवीन, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, चेक कैसे करेंगे, ठीक है, चेक कर लिया। अच्छा, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप होगा वो पास पास होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप है वो ज्यादा होगा। तो बस इसी को ध्यान में रख के इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दीजिए। तो देखो, पहले मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊं तो मैं पहले इस तरीके से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिया, एक पॉइंट चार्ज मान के। अभी सिंगल पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया था, तो उसके लिए बना दिया ऐसे। अब ऐसे इसके लिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो, सिंगल पॉइंट चार्ज मान के बना दिया। अब दूसरा बनाना है, तो देखो इसमें अब गैप हमने इतना रखा है, तो इधर गैप ज्यादा रखेंगे, इधर गैप कम तो इधर की गैप ज्यादा। तो यहां पे हमने गैप कम रखा और यहां पे हमने गैप ज्यादा रखा, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां पे ये गैप दिख रहा है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कम है, और यहां पे कैसा ज्यादा है, ठीक है। ऐसे इधर की तरफ
यहाँ स्ट्रांग है, इधर वीक है, तो इधर गैप कैसा होगा, ज्यादा होगा, इधर गैप कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे हमें गैप कम रखना है और इधर गैप ज्यादा रखना है, ऐसे, है ना। अच्छा, आपको एक पॉइंट याद है इसमें, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये डाइपोल है ना। और इस इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की वजह से पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जीरो रहता है। अगर इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें जीरो, इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल निकालें जीरो, इक्वेटोरियल लाइन पर ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो रहता है। तो इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर जीरो रहेगा, तो पोटेंशियल तो सेम है ना। तो इसीलिए ये जो सरफेस है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। और कहां से पास होगा, मिड पॉइंट्स ऑफ डाइपोल से, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। अब देखो और बनाए, पहले इस लाइन को ध्यान रखना, बिल्कुल स्ट्रेट बनाना। क्यों बनाई, समझ में आई। अच्छा, और यहां पे फिर हम क्या करेंगे, गैप कम और यहां पे गैप ज्यादा। तो देखो इसको हम एक काम करते हैं, बनाते नहीं हैं अब इसको। देखो यहां गैप ज्यादा कर दिया, दिख रहा है, ये देखो ये गैप ज्यादा कर दिया। और ऐसे ही इधर की तरफ यहाँ पे हमने गैप कम कर दिया, यहाँ ज्यादा दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसको बस ऐसे छोड़ दो। ऐसे ही यहाँ पे और थोड़ा सा बनाना चाहें तो यहाँ पे हम गैप कम और यहाँ पे गैप ज्यादा। तो देख लो जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ चलती जा रही है तो खड़ी हो चली जा रही है, स्ट्रेट, है ना। समझ में आया कि नहीं। ऐसे इधर की तरफ बना दो आप, यहाँ पे गैप ज्यादा दिखना और यहाँ पे गैप कम। इसको ऐसे मत मोड़ना, क्योंकि गैप यहाँ पे ज्यादा रखना है ना हमें, इधर की तरफ गैप ये मुड़ेगी, टर्न करेगी, तो गैप यहाँ पे ज्यादा कर देना है और यहाँ पे गैप कम कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे गैप ज्यादा कर दो और यहाँ पे गैप कम करके, फिर देखो यहाँ ज्यादा कर दिया है, यहाँ कम कर दिया है। समझ में आया। ऐसे दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जितने भी डेड डैश बनाए ना, ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, ठीक है। अब चाहो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच कर सकते हो। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें याद है कि डाइपोल के लिए कैसे स्केच करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किससे स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से, और किस पर खत्म होती है, नेगेटिव पर। तो हम यहाँ पे इसको अभी थोड़ा सा ठा के एक याद हो पॉजिटिव बना लेते थे सिंबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला आना चाहिए चैप्टर, ऐसे। तो इससे ऐसे, और ये लाइंस हमने इसको इससे मिला दी, ये लाइन हमने इससे मिला दी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, डार्क बना रहा हूं, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये डैश वाले हैं, ये सारे डेड डैश डेड बनाए, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन अब वो जो बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, ऐसे। तो देखो ये कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, एरो बनाना जरूरी, और इसमें एंटर करेंगी ऐसे। लेकिन ये डेड डैश जो डार्क बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और जो डेड डैश बनाई है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चाहो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मत बनाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस बना तो बस केवल। समझ में आया, ठीक है। अगर वो हमसे कहता है दूसरा क्वेश्चन कि सेम साइन के हैं और सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच करिए। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं और सेम साइन के हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्केच करिए। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो एक ये भी लास्ट है, ये प्लस के क्यू, और ये भी हमारा प्लस के क्यू, ऐसे। ज्यादा दूर बना दिया, थोड़ा सा कम दूर कर लेते हैं, ये भी प्लस के क्यू। अब एक बात बताओ, यहां सोचते हैं पहले, ये प्लस के क्यू, ये प्लस के क्यू, ये प्लस के क्यू। यहां एक पॉइंट मानते हैं ए बाहर इन दोनों के, और एक बीच में मान लेते हैं बी। तो इस चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे। तो इस चार्ज से अवे, तो ऐसे E1,
और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस चार्ज से भी अवे, तो इस चार्ज से अवे दूर की तरफ, बाहर की तरफ तो आएगा ऐसे E2। दोनों में डजन कैसी है, सेम। तो E पॉइंट का बटन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो E1 प्लस E2। ऐसे बी पॉइंट निकालते हैं इस पॉजिटिव चार्ज से अवे, तो इससे अवे किधर, अगर इधर करेंगे तो टूवर्ड्स हो गया। इस वाले से अवे, तो इस चार्ज से अवे तो H तो होगा ये E1, इस चार्ज से अवे। और इस वाले चार्ज के दिखाएं तो इस चार्ज से अवे, तो इस वाले से अगर ऐसे कर देंगे तो टूवर्ड्स हो जाएगा ना। तो इस वाले चार्ज से अवे, तो ये ऐसे, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज, तो इस चार्ज से अवे ये वाला, और इस चार्ज से अवे उधर। तो देखो डजन कैसी है, अपोजिट। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, अवे नहीं है। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से है, तो इस चार्ज से ये अवे नहीं है, अवे। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बी पॉइंट पर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन कैसी आ रही है, यहाँ डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, यहाँ डायरेक्शन सेम आ रही है। तो यहां पर बाहर की तरफ अगर हम ये प्लस के क्यू बनाया, ये प्लस के क्यू बनाया, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग आ रहा है, स्ट्रांग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर स्ट्रांग आता है तो इधर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास बनेंगे, और बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर बनेंगे। उल्टा हो गया आवाज जैसा, बस बना दो। तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, ये प्लस के क्यू है, ये भी प्लस के क्यू है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दो ऐसे, एक इसमें बना दो ऐसे। अब दूसरा बनाओ तब ध्यान रखना कि इधर की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो पास पास होंगी लाइन, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगे और इधर की तरफ दूर होंगे। तो इधर की तरफ दूर दिखा दिया, इधर की तरफ पास दिखा दिया, देखो ऐसे ऐसे। इसमें देखें बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर है, तो इधर की तरफ दूर दिखाना है, इधर की तरफ पास दिखाना है। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल तो है नहीं, तो बीच में मिड पॉइंट पर इक्वेटोरियल लाइन आ जाएगी, नहीं आएगी। तो एक बस इतना दिखा दो, और फिर एक और दिखाओ, तो इधर की तरफ तो कैसे आएंगे, पास पास दूर दूर, तो पास पास, और इधर की तरफ भी पास, इधर की तरफ दूर आते, तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कर देना, ऐसे है ना, यहाँ पे ये दूर हो जाएगा ना, तो ये दूर ऐसे, यहाँ पे गैप ज्यादा दिखाना, ये गैप दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, ऐसे यहाँ आके इस गैप को ज्यादा कर देना, और फिर इधर की तरफ लाते लाते इस गैप को कम कर देना, गैप कम करना है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप ज्यादा हो गया, और फिर यहाँ ऐसे गैप देखो, यहाँ पे भी गैप ज्यादा दिख रहा है, और जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा तो गैप कम हो चला जाएगा ऐसे। ये प्लस के क्यू चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों प्लस प्लस के क्यू हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, गैप का ध्यान रखना है बस, किधर गैप ज्यादा करना है, किधर गैप कम करना है। ठीक है, तो ये देखो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिए जब दो सेम मैग्नीट्यूड के और सेम साइन के चार्जेस हैं तब। ठीक है, देखो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है ना। ठीक है, थैंक यू।